कौन था मानव का आदि पूर्वज, बंदर या कोई और? कैसे हुई जंगलों से आज के मानव यानी होमो सैपियंस तक की यात्रा? या भारत में आदि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से और कब के मिलते हैं? ऐसे दसियों प्रश्न हमारे जहन में हमेशा घूमते रहते हैं, ये जानने की उत्कंठा में कि मानव की विकास यात्रा भारत में और विश्व में किस प्रकार से शुरू हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका शिखर आईएएस क्लासेस के अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा विषय, हमारा टॉपिक मानव विकास है, जो कि आपको न केवल आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगा, बल्कि इस विषय के प्रति आपकी जो एक गहरी समझ है उसको भी डेवलप करने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। दोस्तों, आज के अपने इस दूसरे क्लास में, इससे पहले कि हम आपको इस टॉपिक पे आगे बढ़ें, बताना शुरू करें, पहले हम ये जान लें कि हम जो कुछ भी बातें यहाँ कहने जा रहे हैं उसको कहने का हमारा आधार क्या है, अर्थात हमारे पास वे कौन से तथ्य हैं जिसके आधार पर इन सारी बातों को हम कह रहे हैं। क्योंकि इतिहास में हम सामान्य रूप से ऐसा मानते हैं कि जब तक कोई तथ्य साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से पुष्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम उसे इतिहास के रूप में प्रमाणित नहीं करते। लेकिन मानव विकास के क्रम में हम देखते हैं कि हमारे पास जानकारी के संदर्भ में तीन प्रकार के स्रोत सामने आते हैं। पहला जीवाश्म, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य और तीसरा आनुवंशिकी अध्ययन। जहां तक प्रश्न जीवाश्मों का है, तो मानव के वे सभी अवशेष जो हमें विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, वे किस आकार प्रकार के हैं, वे हमें क्या सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, वे हमारे लिए इस इतिहास को बनाने के एक अच्छे स्रोत साबित होते हैं। इसी प्रकार से पुरातात्विक साक्ष्यों के क्रम में हम देखेंगे कि मानव ने जिन उपकरणों का प्रयोग किया, वे उपकरण या तो पत्थरों के थे या हड्डियों के थे। मानव उनका क्या प्रयोग करता था, कैसे प्रयोग करता था, यह भी हमारे लिए इतिहास के एक स्रोत के रूप में साबित हुआ। तीसरा वे आनुवंशिक अध्ययन है, जो हमें पुरावशेषों से प्राप्त जेनेटिक अनुक्रम यह बताता है कि किस प्रकार से रामापिथेकस से लेकर के होमो सैपियंस तक की जो यात्रा है, उसमें मनुष्य के जो आनुवंशिक गुण हैं, उसमें कैसे कैसे समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। तो ये तीनों ही स्रोत हमारी जानकारी के आधार बनेंगे। इस क्रम में दूसरा जो हमारा पहलू है वह यह है कि हम जब इस विकास की यात्रा पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम विकास किसको कहेंगे? विकास शारीरिक विकास होगा, विकास संज्ञानात्मक होगा, एवं विकास व्यवहारिक पहलुओं में होगा। जहां तक प्रश्न शारीरिक का है, तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो महाकपि था, उसके शरीर की जो संरचना थी, यह किस रूप में थी, और धीरे धीरे एक लंबे कालक्रम में उसने बाद में आकर के क्या आकार ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से जब हम संज्ञानात्मक पहलुओं की बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो बौद्धिक समझ है, चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, वह किस प्रकार से लंबे क्रम में परिवर्तित हुआ। अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी नजरिए से चीजों को अपने आसपास देखते हैं। मानव का वह नजरिया ही था, उसके देखने का दृष्टिकोण ही था, जिसने एक पत्थर में घर को खोज लिया, या एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़कर आग की खोज कर ली, या एक पत्थर से औजारों को निर्मित कर दिया। यह उसका वह नजरिया था जो उसके संज्ञानात्मक पहलुओं से जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार से जब हम व्यवहारिक परिवर्तनों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं
कि हमारे आसपास की परिस्थितियों के प्रति जो मानव का व्यवहार था, जिसने कालांतर में विभिन्न प्रकार की तकनीकों को उत्पन्न किया, सामाजिक व्यवस्था को उत्पन्न किया, राजनीतिक व्यवस्था को उत्पन्न किया और धीरे-धीरे एक जटिल समाज का निर्माण कर दिया। इसके पीछे कुछ व्यवहारिक पहलू थे, जिसमें लगातार होते परिवर्तनों ने इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से अपने तीसरे पहलू में हम यह देखते हैं कि ये जो परिवर्तन थे, यह कोई अचानक नहीं, अर्थात यह कोई ऐसी घटना नहीं है कि जिसकी तुलना हम अमेरिकी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति जैसी घटनाओं से करें कि बहुत कम समय में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। नहीं, यह परिवर्तन लाखों सालों के परिवर्तन है। यह परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे घटित हुए थे, इसीलिए हम इन्हें क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं। और ये परिवर्तन अफ्रीका से शुरू होकर के पूरी दुनिया में फैल गए। ऐसी मान्यता सर्वमान्य रूप से स्वीकृत है। हालांकि इसमें विचारकों के और भी कुछ मत हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले कक्षाओं में किया है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि जो सभ्यता का विकास था, उसमें अफ्रीका से शुरू होकर के दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में ये यात्रा आगे बढ़ी। तो दोस्तों, इसके पश्चात हम ये देखें कि वह बिंदु क्या था जिस बिंदु से यह यात्रा शुरू हुई। कहते हैं कि 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि समय के क्रम में जब हम 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व जाते हैं, तो हम देखते हैं कि रामापिथेकस नाम का एक महाकवि था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझ लें कि कपि क्या होता है। कपि बंदरों का एक आप समूह समझ सकते हैं, जिसमें बंदर भी आते हैं, जिसमें लंगूर भी आते हैं, उलन बटोर आते हैं, चिंपैंजी आते हैं, या बंदरों जैसे दिखने वाले तमाम ऐसी जो प्रजातियां हैं, वे इस समूह का निर्माण करते हैं। उसी समूह का एक हिस्सा था रामापिथेकस, जिसे कि हमने महाकवि की संज्ञा दी थी, क्योंकि वे आकार में थोड़ा बड़ा था। कहते हैं कि 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व यह अस्तित्व में आया। जाहिर सी बात है कि जंगलों में अपना जीवन यापन यह कर रहा था। समय के क्रम में जब ये चीजें आगे बढ़ी, तो करीब करीब 6 से 7 मिलियन वर्ष पूर्व, अर्थात 60 से 70 लाख साल पहले एक विशेष घटना घटी, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा निर्धारक साबित हुई, लैंडमार्क साबित हुई। और वह क्या था? इस समय पृथ्वी पर कहते हैं कि ताप में परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुआ, जिससे कि जंगल सिकुड़ने लगे और पृथ्वी पर जो घास के मैदान थे, इनकी जो क्षेत्रफल है वह बढ़ने लगा। ऐसे में रामापिथेकस के पास यह विकल्प बना कि या तो वो जंगलों में रुके या वह घास की भूमि का चुनाव करे। ये वह अवसर था जिसमें आज भी जब हम देखते हैं कि मानव के समक्ष कोई परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, तो कुछ लोग अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं, उसे एक अवसर बना लेते हैं, और कुछ उसे न स्वीकार कर जैसी उनकी स्थिति है वैसे ही उसमें पड़े रहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ वैसा ही हुआ। रामापिथेकस 2 समूह में वर्गीकृत हो गया। एक समूह वह था जो जंगलों में रुका। क्यों? क्योंकि जंगल इनके लिए न केवल सुरक्षा का कार्य करते थे, जो पेड़ थे जहाँ पे रहते थे सुरक्षा का कार्य करते थे, बल्कि उन्हें भोजन भी प्रदान करते थे। ऐसे में एक वर्ग तो वहीं रुका और वह महाकपि वर्ग की जो उसकी अपनी श्रेणी है वह बनाए रखा। दूसरा वर्ग वह था जिसने खुले घास के मैदानों का चुनाव किया। यह एक बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेड़ की वह सुरक्षा भी नहीं थी, दूसरा आसानी से भोजन उपलब्ध भी नहीं था। इस चुनौती ने इस महाकपि में कुछ नए तरह के गुणों का विकास करना शुरू किया, क्योंकि अब उसे घास के मैदानों पर आवश्यकता यह पड़ी कि उसे दूर कहीं आ रहे किसी जीव से अगर खतरा होता था, उसे उचक करके देखना पड़ता था।
यानी कि अपने हाथों को ऊपर उठाने की जो श्रृंखला है, जो कड़ी है, वो यहीं से शुरू होती है। और वो जो दो पैरों पर खड़े होने की प्रक्रिया है, वो यहीं से शुरुआत होती है। दूसरा, अगर उसे कहीं भोजन की तलाश होती थी कि कहाँ पानी है, कहाँ भोजन है, इस क्रम में भी उसे उचक कर दूर देखना पड़ता था। तो चाहे सुरक्षा का विषय हो या भोजन का विषय हो, इन दोनों ही पहलुओं के कारण इस महाकवि को अपने हाथों को ऊपर उठाने और पैरों पर खड़ा होने की जो श्रृंखला है, जो क्रम है, यह शुरू हुआ। अब यह कड़ी एक बड़े परिवर्तन को लाने वाली साबित हुई। कैसे? वैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि जब कोई जीव, यानी अगर इस महाकवि की बात करें, वह खड़ा हुआ तो इससे जो खून का प्रवाह था उसके मस्तिष्क में कम हो गया और ग्रेविटी के नाते जो खून है वह नीचे हुआ और जो न्यूरॉन्स है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं, जो तंतु हैं, उसमें डेवलपमेंट शुरू हुआ। ये वो बिंदु था जहां मानव के मस्तिष्क का विकास आरंभ हुआ। वैसे तो सभी जीवों में एक सामान्य स्तर का मस्तिष्क होता है जिससे वो अपना सामान्य कार्य कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क अत्यधिक विकसित है। इसके पीछे वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ये एक बड़ा कारण था, क्योंकि शेष जो जीव हैं, चूंकि चारों पैरों पर चलते हैं और उनमें जो उनके शरीर के खून का प्रवाह है लगातार मस्तिष्क की ओर बना रहता है। अर्थात अगर कोई जीव इस तरह से अपने चारों पैरों पर चल रहा है तो जो ब्लड का फ्लो है वो लगातार उसके मस्तिष्क में बना रहता है। इस वजह से मस्तिष्क के तंतुओं का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वह सीधे खड़ा होता है तो ब्लड फ्लो कम होने से उसके मस्तिष्क का विकास होने लगता है। ये वह सबसे बड़ी परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई जिसने आधुनिक मानव की नींव रखी। इसलिए हम इन्हें होमोनिड के रूप में देखते हैं। जब रामापिथेकस का यह वर्ग कुछ और समय व्यतीत किया और 40 से 10 लाख वर्ष पूर्व, यानी 4 से 1 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच के जो वर्ग हमारे सामने आता है वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में सामने आता है। ये वो वर्ग था जो कि हमारा आदि पूर्वज साबित हुआ, या इसे हम कह सकते हैं कि हमारी आदिम संस्कृति का यह नेता। क्यों? क्योंकि यह सीधा चला और मनुष्य की, मानव की जो सबसे बड़ी पहचान है कि हम सीधे चलते हैं। इसलिए अगर कहीं ऐसा प्रश्न आपको दिखता है तो हमारा जो आदि पूर्वज है या आदिम संस्कृति का नेता है वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम मानते हैं। यही वो प्रजाति थी जिसने सबसे पहली बार, आप देख रहे हैं कि उपकरणों को बनाने की जो शुरुआत है यह किया था। यानी कि उसने पत्थरों को, हड्डियों को नुकीला बनाकर, धारदार बनाकर, जो उसके अपने भोजन की चीज थी या सुरक्षा के जो पहलू थे उसको हल करने का प्रयास किया। इसी प्रकार जब हम इससे आगे के क्रम में बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक और वर्ग यहाँ पर बीच में एक कड़ी के रूप में आता है जो आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। इसको हम बोलते हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलस, यह वर्ग या समूह विचारकों के बीच में थोड़ा सा एक द्वंद्व को उत्पन्न करता है, क्योंकि इसके ज्यादातर जो गुण हैं वे होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मिलते हैं। ऐसे में हम इसे एक अलग वर्ग के रूप में लें या न लें, इसको लेकर के विचारकों में मतभेद। तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि हाँ, होमो हैबिलस नाम का एक वर्ग था जो होमो इरेक्टस से पहले आता है। अपने अगले क्रम में हम देखते हैं कि होमो इरेक्टस एक समूह के रूप में आता है जिसे हम सीधा चलने वाला पहला कपि मानव की संज्ञा देते हैं। इससे पूर्व हम महाकपि के रूप में ले रहे हैं और इसे हम कपि मानव की संज्ञा दे रहे हैं। यानी कि इसके अंदर मानव के जो गुण थे कुछ और परिष्कृत रूप में सामने आने लगे, इसलिए हम इसे कपि मानव के रूप में देखते हैं। यही वो वर्ग था जिसने आग की
शुरुआत जो है किया था। आग की शुरुआत एक क्रांतिकारी शुरुआत इस क्रम में मानी जाती है, क्योंकि आग से भोजन को जो पकाने की प्रक्रिया है वह शुरू, और कहते हैं भोजन पका करके खाने से जो डाइजेशन हमारा है वह आसान हो गया, और अगर डाइजेशन आसान हो गया तो हमारे पास ज्यादा ऊर्जा फ्री हुई, मुक्त हुई, कि हम उसका प्रयोग दूसरे कार्यों में कर सकते थे। ये वह कड़ी साबित हुई जिसने न केवल मनुष्य की बुद्धि का या उसके जो गतिविधियां थी उसको और डायमेंशंस में खोला, बल्कि आग ने उसे सुरक्षा भी प्रदान किया। इसी क्रम में हम आगे देखें तो अगली जो कड़ी हमारी है वह नियंडरथल मानव के रूप में सामने आती है, जिसे हम समाधान प्रणाली को आरंभ करने वाला मानते हैं। अब देखने की बात यह है कि क्रमिक रूप से मानव अपने मस्तिष्क के एक नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। अब तक की जो प्रक्रिया थी वो कहीं न कहीं सभी जीवों में होती है, अपने आप को सुरक्षित रखने, भोजन की तलाश करने की। हालांकि इसमें नए टूल को बनाने, उपकरणों को बनाने और आग की खोज ने मानव को थोड़ा अलग रखा था। लेकिन जब बात हम करते हैं समाधान प्रणाली की, तो कहीं न कहीं ये मानव की जो सोचने की क्षमता है उसके एक दूसरे आयाम को दिखाता है, क्योंकि मानव अब यह सोचने लगा था कि कहीं न कहीं जो हमारा जीवन है यह यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मरने के बाद भी कोई और भी जीवन, यानी कि जो आत्मा की परिकल्पना है कि हम दोबारा कहीं जन्म लेते हैं या आ, मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। ये जो हमारी सोच है, आप इसको एक आध्यात्मिक पहलू कह सकते हैं, जो कि हमारी समाधान प्रणाली से जुड़ता है। इस क्रम में हम देखते हैं कि वे या तो उसे जला रहे थे या उसे गाड़ रहे थे, और उसके साथ में ऐसी तमाम जो उपयोगी चीजें हैं, उसकी पसंद की चीजें हैं, वो उसके साथ में रख दिया करते थे। तो ये मनुष्य की एक उच्चतर मानसिक क्षमता को दर्शाता है। ये क्रम आगे बढ़ते हुए होमो सैपियंस तक पहुंचता है, जिसे हम 30,000 वर्ष पूर्व ले जाते हैं। सामान्य रूप में ये दोनों ही वर्ग होमो सैपियंस में ही आता है, होमो सैपियंस के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जिस आधुनिक मानव की हम बात कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से 30,000 वर्ष पूर्व ही हमारे सामने आया था। जहां तक बात इस होमो सैपियंस की है, तो हम देखेंगे कि होमो सैपियंस 3 वर्गों में वर्गीकृत था। इसे हम 3 वर्गों में देखते हैं, यानी कि विकास की एक क्रमिक श्रृंखला के रूप में हम देखते हैं कि क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी और चांसलेट, ये क्रमिक रूप में होमो सैपियंस के वे समूह हैं जो एक के बाद एक सामने आते रहे। यानी कि होमो सैपियंस का भी अगर हम आदिम रूप देखते हैं तो वो क्रो-मैग्नन के रूप में दिखता है, कि यानी होमो सैपियंस का भी जो पूर्वज है वो कौन है, वो क्रो-मैग्नन को माना जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारी यात्रा है मानव विकास की, यह आगे बढ़ी, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से जंगलों से लेकर के आज तक के मानव की जो यात्रा है संक्षिप्त रूप में कैसे कैसे आगे बढ़ी। अब इसका एक अंतिम पहलू और हम देखें कि भारत में जो ये यात्रा है ये किस तरीके से हम रुकती है, क्या तथ्य हम जान पाते हैं। कहते हैं कि जो अभी अद्यतन हमारे पास जानकारी के स्रोत हैं, नवीनतम स्रोत हैं, उससे ये पता चलता है कि जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, यानी कि हिमालय की जो हमारी पहाड़ियां हैं उसका सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है, जो सबसे नया है, यहाँ से हमें अभिनूतन निक्षेप प्लायोसीन काल के जो है प्राप्त हुए हैं। नवीनतम जो है वो प्लायोसीन एज के हमारे साक्ष्य में प्राप्त हुए। इसी प्रकार से जो
और रामापिथेकस की बात किया जाता है, जहां से ये सारी कड़ी शुरू हुई थी। रामापिथेकस के कोई साक्ष्य अभी तक भारत में प्राप्त नहीं हुए। हालांकि अभी इस क्षेत्र में हमारे यहाँ जो खोजों का क्रम है थोड़ा कम है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये खोज आगे बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में एग्जीक्यूशन होगा, तो नए तथ्य सामने आएंगे, तो शायद ये चीजें उद्घाटित हों। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, हमें रामापिथेकस के कोई साक्ष्य नहीं मिले। जबकि जो सबसे प्राचीनतम हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है वो है महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं आदि मानव के, जो कि हमें 14 लाख वर्ष पूर्व तक ले जाते हैं। यानी कि भारत में जो प्राचीनतम आदि मानव के साक्ष्य हैं वो 14 लाख वर्ष पूर्व तक के ठहरते हैं, और वो बोरी महाराष्ट्र में जो जगह है वहां से वो क्रम जुड़ता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है ये ठीक तरह से समझ में आई होगी और उपयोगी भी लगी। मिलते हैं फिर अपने एक नए वीडियो में। धन्यवाद। राकेश जी, कितना देर हुआ? 10-20 मिनट के अंदर, 20-23-24 मिनट गया क्या?